हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा की गणित के अध्याय 4 पढ़ रहे हैं अभी हम। और अध्याय 4 में हम आज पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या को घटाना सीखेंगे आज। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने इन 4 टॉपिक्स को देखे थे, लेकिन ये लास्ट वाले छूट गया था, है ना। आज इसको हम देखेंगे। तो इन 3 टॉपिक्स को हमने कल पिछले वाली वीडियो में हल किया है। अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें लिखा होगा कि अध्याय 4 पहला वीडियो लिखा होगा यार। ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिखा है, उसमें पहला लिखा होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है पूर्णांक को घटाना सीखेंगे। पूर्णांक संख्या को कैसे घटाएंगे, योज्य तत्समक क्या होता है इसको जानेंगे, और योज्य प्रतिलोम क्या होता है। इन तीनों टॉपिक्स को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप वीडियो से बने रहिएगा। हम पहला टॉपिक लेते हैं, पूर्णांक को घटाना कैसे घटाएंगे। ठीक है, जोड़ना तो इसके पहले वीडियो में हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ सवाल है जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, उन्हीं सवालों को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले लिया हूँ। और पहला जो एग्जाम्पल है हमारा 14 ऋण 18, तो इसको हम कैसे घटाएंगे। दोनों पूर्ण संख्या है, एक धनात्मक है और ये ऋण 18 ऋणात्मक है। तो इसमें हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पे भी एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और यहाँ पे एक धनात्मक एक ऋणात्मक। आपको ऐसे भी संख्या मिल सकते हैं कि दोनों ऋणात्मक हो। ठीक है, इसके पहले वीडियो में आप देख लेना, दोनों ऋणात्मक वाले भी संख्याओं के साथ हमने संक्रिया किया है, जोड़ वाली। तो चलिए देखते हैं हम पहला सवाल को, 14 ऋण 18। तो पहले ही बता दिया हूँ मैं कि आपको शून्य से स्टार्ट करना है जहाँ कहीं भी। और जब हम शून्य से स्टार्ट करेंगे तो शुरू में क्या है 14, और ये धनात्मक वाला है। इस 14 के सामने ऋण नहीं लगा है, अर्थात ये धन में है, तो हमको धन की तरफ इधर बढ़ना है। ठीक है, और इधर बढ़ना है तो यहाँ पे ये जो संख्या रेखा मैंने लिया है, ये आगे रुकिए, जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको बना लेता हूँ। ये 9 के बाद 10 है, मान लीजिए 11 12 13 और 14। ठीक है, मान लीजिए यहाँ है 14। तो हमको क्या करना है, शून्य से सीधे 14 तक जाना है। 14 में पहुँचने के बाद हमको क्या करना है, ऋण 18, अर्थात ऋण इधर है, तो हमको फिर वापस इधर आना है। कितने स्थान, 18 स्थान। तो यहाँ से देखिए हम 18 तक जाएंगे, तो हम शून्य से यहाँ तक 14 चले हैं, तो हम वापस जाएंगे शून्य तक, 14 हो जाएगा। फिर ये 15 16 17 18, मतलब हम ऋण 4 पर पहुँचेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऋण 4। ठीक है, समझ गए। अब ऐसे ही हमको 5 ऋण 3 को करना है हल। ठीक है, तो हम 5 ऋण 3 को हल करने के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, हाँ चलिए, संख्या रेखा पर 5 है, तो पहले आपको कहाँ जाना है, शून्य से 5 पर। सामने आपको देखना रहेगा ना, 5 के सामने ऋण तो नहीं है। अगर ऋण रहेगा तो अब हमको इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पे 5 के सामने ऋण नहीं है, मतलब ये धन है, तो हमको धन की तरफ आगे बढ़ना है, इधर आगे बढ़ना है 5 स्थान। तो हम शून्य से चलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे 5 पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ऋण 3 है, अर्थात ऋण की तरफ 3 स्थान आना है। तो 1 2 3, हम पहुँच गए 2 पर, और इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा। ये धन में है। ठीक है, इसमें ऋण नहीं लगा है, नहीं लगाए हैं, ये धन में है। 5 ऋण 3 बराबर 2। तो ये हो गई एक सवाल। और तीसरा सवाल क्या है, 8 ऋण 4। तो आपको शून्य से 8 में जाना है। ये 8 क्या है, धनात्मक संख्या है, इसके सामने ऋण नहीं, मतलब धन है। तो यहाँ से हम सीधे उठ के चले जाएंगे 8 पर, पहुँच गए 8 पर। फिर ऋण 4 लिखा है, तो यहाँ से ऋण की तरफ 4 स्थान जाना है, 1 स्थान 2 3 4। तो 8 ऋण 4 बराबर आएगा 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको संख्या रेखा के सहायता से ये पूर्णांक का घटाना वाली जो सवाल है उसको आपको हल करना है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि इसके बाद हम देखेंगे योज्य तत्समक। तो ये योज्य तत्समक क्या है, चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आप इसके जो अर्थ है, शब्द का जो अर्थ है इसमें जो लिखा है, इसको आप समझ लेते हैं तो शायद आपको परेशानी नहीं होगी कि योज्य तत्समक क्या है समझने के लिए।
तो ये योज्य जो शब्द है ये योग शब्द से बना है। योग मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो ये योज्य मतलब हो गया जोड़ना। तत्समक, समक मतलब समान, ठीक है। तो ये इसका पूरे का मतलब हुआ है, योज्य तत्समक का मतलब हुआ पूरे का कि योग करने के बाद भी उत्तर समान रहे, ठीक है। योग करने के बाद भी उत्तर समान रहे, अंतर ना आए। जैसे कि 5 को हम जोड़ रहे हैं, इसके साथ हम कौन सी संख्या को जोड़ें कि उत्तर हमको 5 ही मिले, ये कह रहा है, ठीक है। तो 5 के साथ बच्चों हम शून्य को जोड़ेंगे तब जाके हमको 5 ही उत्तर मिलेगा। 11 में अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। अगर हम 512 में शून्य जोड़ेंगे तो 512 मिलेगा। तो शून्य ही वह संख्या है जिसको जोड़ने पर उत्तर समान आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है उत्तर में, ठीक है। इसलिए शून्य को क्या कहते हैं? योज्य तत्समक कहते हैं, ठीक है। शून्य को क्या कहते हैं? योज्य तत्समक, ठीक है। और इसको आपके बुक में भी दिया है, आप पढ़ेंगे। ये तो योज्य प्रतिलोम के बारे में है। योज्य तत्समक आपके बुक में भी कहीं पर दिया है, तो उसको देख लेंगे। शून्य को क्या कहते हैं? योज्य तत्समक, आप उसको याद रख लें, ठीक है। शून्य क्या है? योज्य तत्समक है। मतलब किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सेम टू सेम आ जाता है, इसलिए शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं, ठीक। अब हम क्या देखने वाले थे? अगला जो हमारा टॉपिक था ये है योज्य प्रतिलोम। तो हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अब देखो, योज्य तत्समक हम जब पढ़े तो योज्य का मतलब क्या था? योग। योग मतलब जोड़ना, ठीक है। योग शब्द से बना है योज्य। तो योग मतलब होता है जोड़ना, योज्य मतलब जोड़ना। प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा को जोड़ना, ठीक। तो कैसे उल्टा को जोड़ना? यहाँ पे जैसे कि 11 है तो इसके साथ में ऋण 11 को जोड़ना, ठीक है। तो ये ऋण 11 क्या होगा? 11 का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है, योज्य प्रतिलोम। और जब हम योज्य प्रतिलोम को जोड़ते हैं किसी भी संख्या के साथ में तो उत्तर हमारा शून्य आता है, ठीक है। और शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने के बाद में हमको योज्य तत्समक मिलता है या शून्य मिलता है तो उस संख्या को हम कहते हैं उस संख्या का योज्य प्रतिलोम, ठीक है। यहाँ पे ऋण 11 का योज्य प्रतिलोम है और ये 11 इस ऋण 11 के लिए योज्य प्रतिलोम है, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। अगर कहीं पे ऋण 11 लिखा हो और ऋण 11 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो आपको 11 लिखना है। अगर 11 का पूछेंगे 11 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो ऋण 11 लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये योज्य प्रतिलोम होती है। यहाँ पे कुछ सवाल है, आपके बुक्स में देख लीजिए। यहाँ पे योज्य प्रतिलोम के बारे में बताया भी है। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है या योज्य तत्समक प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि ये 35, ठीक, संख्या 35 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमको 0 मिले, तो 35 में से ऋण 35 हम जोड़ेंगे, अर्थात ऋण कर देंगे 35, ठीक है। 35 है आपके पास, उसके बाद 35 खर्च हो गए, आपके पास बच गए 0, ठीक है। तो ये ऋण 35 क्या हो गए? योज्य प्रतिलोम। इस 35 का योज्य प्रतिलोम हो गया ऋण 35। यहाँ पे ऋण 40 है तो ऋण 40 में हम क्या करेंगे? 40 करेंगे, ठीक है। 40 करेंगे तो अब तब हमको 0 मिलेगा, ठीक है। ऋण 17 का 17 करेंगे तब 0 प्राप्त होगा। ऋण 35 का 35 करेंगे और ऋण 13 का 13 करेंगे, ठीक है। तो ये कहलाती है योज्य प्रतिलोम। ये इस पार में जितने भी संख्या लिखा है इस साइड के सभी संख्या के योज्य प्रतिलोम हैं, ठीक है। और अगर हम इधर का लेंगे, इधर की संख्या को लेंगे संख्या के रूप में, इस वाले संख्या को, तो इसका योज्य प्रतिलोम इधर के सभी संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो ये होती है योज्य प्रतिलोम। ये आपके बुक्स में भी दिया हुआ है एग्जाम्पल को। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, अभ्यास लिखा है 4.1, यहाँ पे देखना कुछ सवाल है आपके बुक्स में। और यहाँ पे लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में घटाई जाने वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालकर हल कीजिए।
तो यहाँ पे जो घटाई जाने वाली संख्या है, जैसे इसमें ऋण 7 को घटाया जा रहा है, ऋण 10 को घटाया जा रहा है, धन 7 को घटाया जा रहा है, इसमें धन 18 घटाया जा रहा है, इसमें ऋण 7 घटाया जा रहा है। तो एक घटाई जाने वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है आपको, और योज्य प्रतिलोम निकाल करके इसको हल करना है। तो पहला देखिए, पहला में क्या है, 3 ऋण, तो ऋण 7 का योज्य प्रतिलोम होगा धन 7। ठीक है, तो पहले हम योज्य प्रतिलोम को लिख लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा में 12 ऋण, ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम होगा बच्चों धन 10। तीसरा सवाल में देखिए 15 है ऋण, यहाँ पे धन 7 का योज्य प्रतिलोम ऋण 7 होगा। ठीक है, और चौथे सवाल को यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं 7 ऋण, यहाँ पे धन 18 है, ये धन 18 है तो इसका योज्य प्रतिलोम ऋण 18 होगा। ठीक है, पांचवें सवाल में क्या है 19 ऋण, और ऋण 7 है अंदर में तो इसका योज्य प्रतिलोम धन 7 होगा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, इस संख्या में देखिए कोष्टक लगा हुआ है, ब्रैकेट। ठीक है, तो और अगर हम कोष्टक हटा रहे हैं तो डबल हो रहा है चिन्ह। तो देखिए किसी चिन्ह के बाद अगर कोष्टक लगा हुआ है और फिर चिन्ह है या कोई संख्या है, तो इसका मतलब है इनके साथ में उसका आपस में गुणा है। तो यहाँ पे ऋण और धन का गुणा है मान के चलिए। ठीक है, तो ऋण और धन का गुणा है, तो इसका ऋण और धन का गुणा ऋण होता है। ठीक है, हमेशा। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 ऋण 7 हो जाएगा, पहला तरीका। या दूसरा तरीका क्या होगा, सीधा हम संख्या रेखा पर जाएंगे, 3 ऋण धन 7 लिखेंगे यहाँ पे, 3 ऋण धन 7। अब कैसे करेंगे, तो पहले हम ये 3 क्या है, इसके सामने ऋण नहीं लगा है मतलब ये धन है, तो हम शून्य से धन 3 में जाएंगे, पहुँच गए। इसके बाद ऋण करना है और धन 7 मतलब घटाना है 7 बार। ठीक है, तो ऋण की तरफ चलना है हमको 7 बार। तो यहाँ से जब हम जाएंगे 7 स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऋण 4 में पहुँच जाएंगे। जो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ऋण 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम कहाँ पहुँचे थे इस सवाल में, तो इसका जो आंसर आएगा ये धन और ऋण का ऋण हो जाएगा, और 3 और ऋण 7 बराबर हो जाएगा ये ऋण 4। ठीक है, वैसे यहाँ पे धन और ऋण का ऋण होगा, 12 ऋण 10 बराबर 2 आएगा। यहाँ पे ऋण और ऋण का गुणा करने पर ये धन हो जाता है। ठीक है, डबल ऋण रहता है तो गुणा होने पर ये धन हो जाता है, कोष्टक है मतलब गुणा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाता है। तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 7, 15 7 22। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी डबल ऋण है, तो ये 7 धन 18 ये हो गए 25। ठीक है, और ये 5वें नंबर पे 19 और धन और ऋण है तो ऋण होगा। ठीक है, 19 ऋण 7, तो यहाँ पे 19 में से 7 घटाएंगे तो ये आएगा 12। ठीक है, इस प्रकार से। और आपको अगर कन्फ्यूज़न हो कि गुणा कैसे कैसे, चिन्हों का गुणा कैसे होता है, ऋण धन का गुणा ऋण आ रहा है, तो आपको मैं बता दूं, अगर गुणा हो रहा है और उसमें एक बार अगर ऋण का चिन्ह है, एक बार कहीं पर भी इस पार रहे या इस पार रहे, ऋण का चिन्ह अगर एक बार है तो वहाँ पे उत्तर ऋण में ही आएगा हमेशा। ठीक है, और अगर 2 बार है ऋण तो धन हो जाता है जुड़ के। ठीक है, जैसे इसमें 2 बार है, इधर ऋण तो ये धन बन गया, यहाँ पे भी इधर ऋण है ये धन बन गया। ठीक है, अगर जहाँ पे सिंगल है ऋण तो वो हमेशा ऋण में आएगा। तो गुणा कितने प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऋण गुणा ऋण इसका होगा धन, और धन गुणा ऋण बराबर ऋण, और ऋण गुणा धन बराबर ऋण। ठीक है, और एक धन का गुणा धन से होगा तो धन ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पर भी देखिए इसमें सिंगल ऋण है तो आंसर ऋण में आएगा, इसमें भी सिंगल ऋण है ये आंसर ऋण में आएगा, अगर 2 बार है ऋण तो उसका आंसर धन में आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात था ये आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इस अभ्यास के सवाल को कैसे हल करने हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके बुक्स में
कुछ और टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि ये वाली टॉपिक क्या दिया है, घटाने की संक्षिप्त विधि। तो ये कोई खास नहीं है, आप ऐसे भी इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि 100 में से 7 घटाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कितने तरीक़ों से घटाया जा सकता है, वो यहाँ पे समझाया गया है। तो ये कोई ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे, आप पढ़ के समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि पूर्णांकों के घटाने से संबंधित कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज़ है इनके। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या गुण है पूर्णांकों को घटाने के लिए। पहला गुण ये है कि दो पूर्णांकों का अंतर या घटाना समझिए एक पूर्णांक होता है, और यह जो गुण है वो संवर्ग गुण कहलाता है। मतलब दो पूर्णांक है, मान लीजिए 7 और घटाना है हमको इसमें 13, ठीक है। तो 7 में से 13 घटाना है, तो ये कितना आएगा, ऋण 6 आएगा। तो देखिए ये भी एक पूर्णांक है, धन 7, ऋण 13 भी एक पूर्णांक है, और ऋण 6 भी एक पूर्णांक है। 5 एक पूर्णांक है, 5 में से 5 घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा, 0 एक पूर्णांक है, ऋण 5 भी एक पूर्णांक है, और धन 5 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो पहला गुण वही कहता है कि दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है हमेशा, ये संवर्ग गुण कहलाता है। और ये गुण नंबर दूसरा, पूर्णांक में से शून्य घटाने पर उसका मान नहीं बदलता है। कोई भी पूर्णांक, मान लीजिए ऋण 13 है, इसमें से हम शून्य घटाएंगे, ये हमको ऋण 13 ही मिलेगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं मिलता है। 14 में से हम शून्य घटाएंगे तो हमको 14 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसका गुण है जीरो का, कि जीरो घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा बात यह है कि प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या या परवर्ती पूर्णांक भी होता है। जैसे शून्य का पूर्ववर्ती ऋण 1 है, और ऋण 1 का पूर्ववर्ती ऋण 2 है, ऋण 5 का पूर्ववर्ती ऋण 6 है, इत्यादि। ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाएंगे। अब परवर्ती लेंगे तो 1 का परवर्ती 2, 0 का परवर्ती 1, ठीक है, 1 का परवर्ती 2, 2 का परवर्ती 3 आएगा, ठीक है। अब पूर्ववर्ती लेंगे तो 3 का पूर्ववर्ती 2, 2 का पूर्ववर्ती 1, 1 का पूर्ववर्ती 0, 0 का पूर्ववर्ती ऋण 1 आएगा इधर, ठीक है। ऋण 1 का पूर्ववर्ती ऋण 2 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संख्या रेखा है उसमें लाइन से जिस प्रकार से सीक्वेंस में है वो वैसे ही पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या आएंगे, ठीक है। तो ये रहा आज पूर्णांक संख्याओं का घटाना, उससे संबंधित गुण। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में हम देखेंगे बीजांग के प्रयोग से जोड़ने घटाने की जांच करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये सब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप वीडियो से बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।